द डीप डाइव के इस नए और देखिए बेहद गंभीर सत्र में चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारी टेबल पर ना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स, अलग-अलग रक्षा विश्लेषक और खुफिया जानकारी का एक बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है। बिल्कुल, और ये जानकारी लगातार बदल भी रही है। हाँ, एकदम। मतलब बीबीसी, एनबीसी और एबीसी न्यूज़ जैसी बड़ी संस्थाओं से लेकर कई स्वतंत्र पत्रकारों के विश्लेषण हमारे सामने हैं। तो इस पूरी कवायद का मिशन बहुत स्पष्ट है। इस भारी शोरगुल के बीच से उन रणनीतिक धागों को खींचकर निकालना जो पूरी तस्वीर को आकार दे रहे हैं। सही कहा, क्योंकि जो आकार उभर रहा है वो काफी डरावना है। हमारा आज का विषय आधुनिक इतिहास के सबसे जटिल संकटों में से एक है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा वो बहुआयामी संघर्ष जो अब अपने 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है। और इस 8वें दिन तक आते आते देखिए, ये केवल एक सैन्य टकराव नहीं रह गया है। ये एक ऐसी बिसात में तब्दील हो चुका है जहां कूटनीति, सूचना युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था के मोहरे एक साथ चले जा रहे हैं। सही बात है, पर इस गहराई में उतरने से पहले ना एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ स्थापित करना आवश्यक है। बिल्कुल। आज हम जिन कई स्रोतों का विश्लेषण करने जा रहे हैं, उनमें अलग-अलग प्रकार के राजनीतिक, वैचारिक और रणनीतिक दृष्टिकोण शामिल हैं। मतलब इनमें वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह के नजरिए हो सकते हैं। हाँ, और ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारा इरादा क्या है। के दावों को सही ठहराना बिल्कुल नहीं है। यह चर्चा पूरी तरह से तटस्थ है। हम केवल स्रोत सामग्री में मौजूद तथ्यों और दावों की चीरफाड़ कर रहे हैं ताकि इस वैश्विक संकट के वास्तविक स्वरूप को समझा जा सके। ये तटस्थता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम युद्ध के 8वें दिन की ज़मीनी हकीकत पर नजर डालते हैं तो एनबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। हाँ, एनबीसी की रिपोर्ट। उन्होंने बताया है कि तेहरान पर भारी और नए हवाई हमले किए गए हैं। ये केवल क्या कहते हैं छिटपुट गोलाबारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ईरान की राजधानी के भीतर बुनियादी ढांचे को सीधा निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान पर सीधे हमले इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि युद्ध अब प्रॉक्सी या छद्म रूप से निकलकर सीधे टकराव के चरण में पहुंच गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पर्दे के पीछे से लड़ाई नहीं हो रही। एकदम। जब किसी देश की राजधानी पर इस तरह के हवाई हमले होते हैं तो इसका उद्देश्य केवल सैन्य ठिकानों को नष्ट करना नहीं होता। इसका मकसद उस देश के राजनीतिक नेतृत्व को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ना होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ना? हाँ, अमेरिका और इजराइल की ये संयुक्त रणनीति अब ईरान के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को पंगु बनाने पर केंद्रित नजर आती है। लेकिन ये कमांड और कंट्रोल सिस्टम को पंगु बनाने वाली जो बात है, ये बीबीसी न्यूज़ की एक अन्य रिपोर्ट के साथ जुड़कर एक अलग ही दिशा में जाती है। वो कैसे? देखिए, बीबीसी के अनुसार इतने भारी हमलों के बावजूद ईरान रक्षात्मक मुद्रा में मतलब डिफेंसिव मोड में नहीं गया है। वो लगातार पलटवार कर रहा है और उसके निशाने पर अब खाड़ी देश यानी गल्फ स्टेट्स भी आ गए हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है ना? इसका अर्थ ये है कि संघर्ष का दायरा अब जानबूझकर फैलाया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और उनके सहयोगियों को इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़े। देखिए, ईरान की रणनीति को हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन यानी क्षैतिज वृद्धि कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन? हाँ, जब आप एक सीधी सैन्य ताकत में अपने दुश्मन का सामना नहीं कर सकते तो आप संघर्ष को उन भौगोलिक क्षेत्रों तक फैला देते हैं जहां दुश्मन के हित जुड़े हों। मतलब गल्फ स्टेट्स को निशाना बनाना एक सोची समझी चाल है। बिल्कुल। खाड़ी देशों पर हमले करके ईरान मूल रूप से अमेरिका को यह संदेश दे रहा है कि अगर तेहरान असुरक्षित है तो मध्य पूर्व में कोई भी अमेरिकी संपत्ति या उनके सहयोगी देश सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास है, लेकिन इस अस्थिरता के बीच एक बहुत बड़ा राजनीतिक रहस्य भी पनप रहा है जिसने वैश्विक खुफिया एजेंसियों को उलझा कर रख दिया है। आप उस इंटरव्यू की बात कर रही हैं? हाँ, नवभारत टाइम्स और लकी बिस्ट के एक विस्तृत इंटरव्यू के हवाले से ये दावा सामने आया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई की स्थिति को लेकर भारी असमंजस है। उनके जीवित या मृत होने की कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। एकदम नहीं है। दुनिया के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी कि एक ऐसे समय में जब ईरान अपने इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में है, उसके सर्वोच्च कमांडर की ये जो राजनीतिक अस्पष्टता है, ये किस तरह से काम कर रही है। इस स्थिति को युद्ध के मैदान में फॉग ऑफ वॉर का एक चरम रूप कहा जाता है। किसी भी सत्तावादी व्यवस्था में सर्वोच्च नेता का ना होना या उसकी स्थिति स्पष्ट ना होना दोनों ही पक्षों के लिए मुश्किलें पैदा करता है। दोनों पक्षों के लिए कैसे? देखिए, अगर इजराइल या अमेरिका को ये नहीं पता कि ईरान का वर्तमान नेतृत्व किसके हाथ में है,
तो वे अपने अगले कदमों की गणना नहीं कर सकते। उन्हें नहीं पता कि उनके हमलों का जवाब कौन देगा। किस स्तर का देगा? सही। या क्या कोई कट्टरपंथी धड़ा परमाणु हथियारों की तरफ बढ़ने का आदेश दे सकता है? खमेनी की स्थिति को रहस्य बनाकर रखना भी ईरान की एक रक्षात्मक चाल हो सकती है, ताकि दुश्मन की जमीनी कार्यवाही और भविष्य की रणनीतियों को अनिर्णय की स्थिति में ढकेला जा सके। एकदम सही समझिए आप। पर इस अनिर्णय या असमंजस के बावजूद वॉशिंगटन से जो भाषा सामने आ रही है उसमें तो कोई अस्पष्टता नहीं है। वहां से तो काफी आक्रामक बयान आ रहा है। बहुत ज्यादा। एबीसी न्यूज और बीबीसी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों को प्रमुखता से छापा है जहां उन्होंने ईरान को कड़ी चोट पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने सीधे तौर पर पूर्ण विनाश और निश्चित मृत्यु जैसी शब्दावली का प्रयोग किया है। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एंड सर्टेन डेथ। हाँ, ये किसी भी कूटनीतिक ढांचे में फिट नहीं बैठता। ये तो एक सीधा शक्ति प्रदर्शन लगता है। देखिए, कूटनीतिक मर्यादाओं से परे जाकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना दरअसल डिटरेंस या निवारण की कूटनीति का हिस्सा है। डिटरेंस। हाँ, जब परंपरागत चेतावनियां काम नहीं करती तो महाशक्तियां इस तरह के मैडमैन थ्योरी वाले बयान देती हैं, मैडमैन थ्योरी। ताकि सामने वाले खेमे में ये खौफ पैदा हो कि उनका दुश्मन किसी भी हद तक जा सकता है। इसका उद्देश्य ईरान के नेतृत्व को ये सोचने पर मजबूर करना है कि युद्ध का अगला चरण उनके अस्तित्व को ही मिटा देगा। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो अमेरिका के एक अन्य अधिकारी का बयान है। अंकित इंस्पायर्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े बमबारी अभियान की चेतावनी दी है। ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? एक अर्थशास्त्र और वित्त मामलों के सर्वोच्च अधिकारी द्वारा बमबारी अभियान जैसे सैन्य शब्दों का प्रयोग करना, ये इस पूरी रणनीति के एक बहुत ही गहरे और अदृश्य पहलू को उजागर करता है। ट्रेजरी सचिव का ये बयान इस बात की पुष्टि करता है कि अमेरिका का असली युद्ध केवल आसमान में मिसाइलों से नहीं लड़ा जा रहा। तो कहाँ लड़ा जा रहा है? ये वैश्विक वित्तीय प्रणाली के सर्वर रूम में लड़ा जा रहा है। ट्रेजरी विभाग के पास सेकेंडरी सैंक्शंस यानी द्वितीयक प्रतिबंधों का सबसे खतरनाक हथियार है। सेकेंडरी सैंक्शन। जब वे बमबारी अभियान की बात करते हैं तो उनका आशय ईरान के वित्तीय तंत्र, उसके सेंट्रल बैंक और दुनिया के किसी भी उस देश या कंपनी पर प्रतिबंध लगाने से है जो ईरान के साथ तेल या हथियारों का व्यापार करेगा। मतलब उन्हें फाइनेंशियली तोड़ देना। इसे वेपनाइजेशन ऑफ द डॉलर कहते हैं। इसके जरिए ईरान को स्विफ्ट प्रणाली से पूरी तरह काटकर उसकी अर्थव्यवस्था का इस कदर दम घोट दिया जाएगा कि उसकी सेना के पास अपने प्रॉक्सी समूहों को फंड करने या नई मिसाइल बनाने के लिए संसाधन ही ना बचे। बाप रे, ये तो बिना एक भी गोली चलाए किया जाने वाला विनाश है। बिल्कुल, बिना गोली चलाए अर्थव्यवस्था को तबाह करना। वित्तीय नाकेबंदी और नेतृत्व को लेकर चल रहे इस रहस्य के बीच भारतीय रक्षा विश्लेषकों का आकलन एक दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। द देशभक्त और अन्य रिपोर्ट्स का विश्लेषण करे तो ईरान को एक बिना सर वाला और घायल देश बताया जा रहा है। हेडलेस एंड वुंडेड। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि नेतृत्व के संकट और आर्थिक दबाव ने उसे गहरी चोट पहुंचाई है। लेकिन इसी के समानांतर बीबीसी की रिपोर्ट ये साफ करती है कि ईरान ने किसी भी तरह के आत्मसमर्पण से यानी सरेंडर से साफ इनकार कर दिया है। और वो स्मार्ट थिंकिंग के साथ युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। तो मैं यही जानना चाहती थी, एक घायल देश की ये स्मार्ट थिंकिंग किस तरह से काम कर रही है? इसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर या असमानित युद्ध की बहुत ही परिष्कृत रणनीति कहते हैं। ईरान ये भलीभांति जानता है कि पारंपरिक सैन्य ताकत वायुसेना या नौसेना में वो अमेरिका के सामने नहीं टिक सकता। सही बात है। इसलिए वो स्मार्ट थिंकिंग का सहारा ले रहा है, जिसका मतलब है उन तरीकों से लड़ना जिसकी अमेरिका को उम्मीद ना हो। इसमें साइबर हमले करना, अपने प्रॉक्सी समूहों जैसे हिजबुल्लाह या हूती के माध्यम से अलग अलग मोर्चों पर अमेरिकाई ठिकानों को निशाना बनाना शामिल है। और उन छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल भी। एकदम छोटे तेज गति वाले ड्रोन्स। एक घायल परंपरागत सेना कमजोर हो सकती है, लेकिन एक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड असमामित सेना तब और भी खतरनाक हो जाती है जब उसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। इस असममित युद्ध में कूटनीति का भी एक बहुत ही अजीबोगरीब हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। रविश कुमार की रिपोर्ट में ईरान की एक ऐसी चाल का जिक्र है जो सामान्य कूटनीति के बिल्कुल विपरीत है। माफी मांगने वाली बात। हाँ, ईरान ने मध्य पूर्व के देशों से एक तरफ माफी मांगी है, लेकिन उसी सांस में अमेरिका को सीधे तौर पर धमकाया है। ये पड़ोसियों के प्रति नरमी और महाशक्ति के प्रति आक्रामकता का जो मिश्रण है,
ये मध्य पूर्व की राजनीति में क्या हासिल करने की कोशिश है? ये अमेरिका को क्षेत्र में अलग थलग करने की एक सोची समझी कूटनीतिक चाल है। ईरान अपने पड़ोसी अरब देशों को ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि हमारी मिसाइलों का लक्ष्य आप नहीं है, बल्कि ये लड़ाई क्षेत्र से बाहरी ताकतों को खदेड़ने की है। बिल्कुल। ईरान की कोशिश है कि मध्य पूर्व के देश जो परंपरागत रूप से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं, कम से कम इस युद्ध में तटस्थ रहें, न्यूट्रल रहें। हाँ, अगर अरब देश अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों या हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से मना कर देते हैं, तो अमेरिका के लिए ईरान पर हमले करना लॉजिस्टिक रूप से बेहद जटिल और महंगा हो जाएगा। तो ये माफी दरअसल एक रणनीतिक दबाव है। कूटनीतिक दबाव के साथ साथ आजाद बोल इंडिया की रिपोर्ट एक अन्य मोर्चे की ओर इशारा करती है, सूचना युद्ध या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हाँ, ये एक अलग ही लेवल की लड़ाई है। ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसने 220 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है और कई सैनिकों को बंदी बना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन युद्ध के बीच इस तरह के बड़े आंकड़े जारी करना एक अलग ही तरह की लड़ाई है। कहा जाता है ना कि युद्ध के समय सत्य हमेशा सबसे पहली आहुति होता है। सही कहा। इस तरह के दावों का प्राथमिक उद्देश्य घरेलू स्तर पर अपनी जनता के मनोबल को बनाए रखना होता है। जब एक देश भारी हवाई हमलों का सामना कर रहा हो, तो सरकार को ये दिखाना होता है कि वे भी दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सैनिकों को बंदी बनाने का दावा? ये अमेरिकी जनता के बीच खौफ और राजनीतिक दबाव पैदा करने का प्रयास होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, चाहे जमीनी हकीकत कुछ भी हो। इन तमाम कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक चालों से परे एक ऐसा भौतिक खतरा है जो इस पूरे युद्ध का सबसे खौफनाक पहलू बन सकता है। क्राइम तक की रिपोर्ट में एक 33 किलोमीटर के समुद्री रास्ते का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाँ, ये 33 किलोमीटर का दायरा, जो भौगोलिक रूप से बहुत छोटा लगता है, उसने वैश्विक कूटनीति और अर्थव्यवस्था की नींद उड़ा दी है। ऐसा क्या है इस रास्ते में? यहाँ हॉर्मुज जलदम्रु मध्य की बात हो रही है, जो दुनिया के ऊर्जा बाजार की सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। वैश्विक स्तर पर समुद्र के रास्ते व्यापार होने वाले कुल कच्चे तेल का लगभग 20 से 30% हिस्सा इसी 33 किलोमीटर के संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। 20 से 30%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इस जलडमरू मध्य पर उसका सीधा नियंत्रण है। इस रास्ते का महत्व इतना अधिक है कि इसे ग्लोबल इकोनॉमी का चोक पॉइंट कहा जाता है। इस चोक पॉइंट को बंद करने का मतलब है कि दुनिया भर की सप्लाई चेन का अचानक से टूट जाना। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका जैसी महाशक्ति की मौजूदगी में ईरान के लिए इस रास्ते को बंद करना इतना आसान है? यही तो एसिमेट्रिक नेवल वॉरफेयर की असल ताकत है। इस रास्ते को बाधित करने के लिए ईरान को किसी विशाल विमानवाहक पोर्ट या बड़ी नौसेना की आवश्यकता नहीं है। तो वो इसे कैसे रोक सकते हैं? इस 33 किलोमीटर के संकड़े क्षेत्र में ईरान केवल समुद्री बारूदी सुरंगें यानी नेवल माइंस बिछाकर, तेज गति वाली छोटी नौकाओं का झुंड भेजकर या तटीय क्षेत्रों से एंटी शिप मिसाइलें तैनात करके पूरे वाणिज्यिक यातायात को रोक सकता है। ऐसा करने पर तो कोई कमर्शियल शिप वहां जाएगा ही नहीं। एकदम। कोई कमर्शियल तेल टैंकर इस खतरे के बीच से गुजरने का जोखिम नहीं उठाएगा। इंश्योरेंस कंपनियां इन जहाजों का बीमा करना बंद कर देंगी। और इसका सीधा असर ये होगा कि वैश्विक बाजार में तेल की कमी हो जाएगी, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, परिवहन लागत दुगनी हो जाएगी और पूरी दुनिया एक ऐसे मुद्रास्फीति के संकट में फंस जाएगी जिसकी कल्पना करना भी डरावना है। बिल्कुल, और यही वजह है कि बाकी देश भी इसमें कूद रहे हैं। शायद यही कारण है कि ये युद्ध अब केवल 3 देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है। द देशभक्त की रिपोर्ट में जो ग्लोबल वॉर यानी नए विश्व युद्ध की आशंका जताई गई है, वो अब बहुत वास्तविक प्रतीत होती है। महाशक्तियां अब इस संघर्ष में सीधे तौर पर अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा दांव पर हो, तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति दर्शक बनकर नहीं रह सकती। CGTN अमेरिका की जो रिपोर्ट सामने आई है, वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, चीन का बयान। चीन ने आधिकारिक और कड़े शब्दों में मांग की है कि ईरान के खिलाफ सभी सैन्य कार्रवाइयों को तुरंत रोका जाए। चीन का ये रुख केवल कूटनीतिक शांति की अपील नहीं लगती। नहीं, ये उसके अपने आर्थिक अस्तित्व की रक्षा का प्रयास है। चीन के आर्थिक अस्तित्व की रक्षा। इस पहलू को अगर हम गहराई से देखें तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और उसकी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर खाड़ी देशों और ईरान से आता है। अगर हॉर्मुज़ जलदम्रु मध्य में कोई भी अड़चन आती है,
तो चीन के औद्योगिक कारखानों की रफ्तार रुक जाएगी। बिल्कुल। और यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र में स्थिरता चाहता है, या कम से कम ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरान का पतन न हो। इसी बिंदु पर द चाणक्य डायलॉग्स में मेजर गौरव आर्या के हवाले से सामने आई यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट एक बहुत बड़े वैश्विक गठबंधन की ओर इशारा कर रही है। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट? हाँ, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ये आशंका है कि चीन पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहा है, और इसमें ना केवल चीन बल्कि रशिया का एंगल भी गहराई से जुड़ा हुआ है। रशिया का एंगल इस पूरी भू राजनीतिक पहेली को और भी जटिल बना देता है। एक तरफ रशिया खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और दूसरी तरफ वो मध्य पूर्व में ईरान के समर्थन में खड़ा नजर आता है। तो इस वैश्विक गठजोड़ के पीछे क्या रणनीतिक गणित काम कर रहा है? रशिया के लिए ये एक ग्रैंड चेस बोर्ड यानी वैश्विक शतरंज की तरह है। रशिया ये भली भांति जानता है कि यदि अमेरिका मध्य पूर्व के संघर्ष में पूरी तरह से उलझ जाता है तो वॉशिंगटन का ध्यान, उसके सैन्य संसाधन और अरबों डॉलर की सहायता यूक्रेन से हटकर इजराइल और खाड़ी की तरफ मुड़ जाएगी। तो उनका ध्यान भटकाना मूल मकसद है। एकदम। अमेरिका का ध्यान भटकाना सीधे तौर पर रशिया को यूक्रेन के मोर्चे पर रणनीतिक बढ़त दिलाएगा। इसलिए रशिया और चीन के लिए ये अत्यंत लाभदायक है कि वो ईरान को खुफिया जानकारी, तकनीकी सहायता या साइबर क्षमताएं प्रदान करें, ताकि अमेरिका इस क्षेत्र में लंबे समय तक फंसा रहे। सही पकड़ा आपने। इस पूरी परिचर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि हम अब केवल क्षेत्रीय सीमाओं के विवाद को नहीं देख रहे हैं, हम दुनिया के एक ऐसे ध्रुवीकरण को देख रहे हैं जहां एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हैं और दूसरी तरफ ईरान, जिसे परोक्ष रूप से रशिया और चाइना का रणनीतिक समर्थन प्राप्त है। युद्ध का ये 8वां दिन केवल मिसाइलों के आदान प्रदान का दिन नहीं है, बल्कि ये उस पुरानी विश्व व्यवस्था के दरने का दिन है जहां अमेरिका का प्रभाव एक छत्र हुआ करता था। ये एक नए मल्टी पोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय विश्व की हिंसक शुरुआत लगती है। बिल्कुल। जब हम ट्रेजरी सचिव की आर्थिक धमकियों, ईरान की असमानित युद्ध तकनीकों, 33 किलोमीटर के उस संकरे समुद्री मार्ग और चीन रूस के खुफिया समर्थन को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि इस युद्ध का हर एक दांव कितना बड़ा है। ये ऊर्जा सुरक्षा, भू राजनीतिक वर्चस्व और नई सदी के वैश्विक गठबंधनों का एक ऐसा टकराव है जो दशकों तक दुनिया की दिशा तय करेगा। सही कहा आपने। इन सभी विश्लेषणों और विभिन्न दृष्टिकोणों को एक ही कैनवस पर रखने का हमारा उद्देश्य यही था कि सतह के नीचे चल रहे इस विशाल रणनीतिक उथल-पुथल को समझा जा सके। सूचनाओं के इस दौर में केवल एक घटना या एक बयान पर नजर रखना पर्याप्त नहीं है। उन घटनाओं के बीच के अदृश्य धागों को जोड़ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही हमने आज करने की कोशिश की है। इस गहन चर्चा का समापन करते हुए स्रोतों से मिली जानकारी से परे एक विचार ऐसा है जो हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। आज हमने उस 33 किलोमीटर के संकड़े समुद्री मार्ग हॉर्मुज़ जलदम्रु मध्य की बात की। यदि आने वाले समय में ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि वो मार्ग वास्तव में लंबे समय के लिए अवरुद्ध हो जाए तो क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। जो देश इस युद्ध से हजारों किलोमीटर दूर हैं, जिनका इस भू राजनीति से कोई सीधा लेना देना नहीं है, उन देशों के आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी किस तरह हमेशा के लिए बदल जाएगी? क्या ऊर्जा का ये संभावित संकट दुनिया को एक ऐसे अंधेरे युग में ढकेल देगा जहां हमारी वर्तमान जीवन शैली, हमारा परिवहन और हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पंगु हो जाएगी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा गहरा और असहज करने वाला सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज की इस विस्तृत पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। भविष्य में भी इसी तरह सूचनाओं की परतों को खोलते हुए और रणनीतिक आकलनों के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक अपने आसपास घट रही घटनाओं के पीछे के कारणों को तलाशते रहिए और सीखते रहिए।